नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 17 अप्रैल 2017 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो हम लोग आज देखने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोग 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर सभी पेपर को बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो सभी पेपर आप अगर देख लेते हैं तो आपका लगभग 50 से 70% तक लगभग आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो 25 नंबर के क्वेश्चन है वो यहीं से आने हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने हैं। मेरे ख्याल से रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स के भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथ्स रीजनिंग तो बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर बोर्ड के द्वारा समझ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हिंदी, इंग्लिश और जो भी जीके वगैरह के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो कम से कम अपने 10 लोगों को, 10 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 25 नंबर के क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ कम से कम मिनिमम 10 लोगों को आप शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी लेकर आएंगे। तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोर ऑफ द ब्लैंक ऑफ द कार वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट। देखो मैथ्स का क्वेश्चन है और इस टाइप सॉरी इंग्लिश का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के जो है अर्थ निकालना आना चाहिए। अर्थ आप निकाल सकते हैं तो मीनिंग आप अगर निकाल सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर कर पाओगे। तो इसमें ये कहने का मतलब इसका ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो कार में जो बैठे थे लोग एक्सीडेंट के कारण मारे गए, फोर ऑफ द। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, इनहेबिटेंट, इनमेट्स, ऑक्यूपेंट्स या पर्सन। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ऑक्यूपेंट। इसका मतलब है निवास या रहने वाले, जो अंदर कार के अंदर जो रह रहे है, कार के अंदर जो थे वो लोग उनमें से मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर्टिकल तो हम पहले भी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ करना है। यहाँ पे आपको अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ट्रिक का यूज़ होगा। छोटी सी ट्रिक है कि हम आप रिपीट कर देते हैं कि ए का यूज़ कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका व्यंजन का साउंड आएगा। ठीक है, कंसोनेंट का साउंड आएगा। एन का यूज़ कहाँ पर आएगा, जहाँ पर स्वर का साउंड आएगा या वोवेल का साउंड आएगा, वहाँ पर एन का यूज़ आता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और द का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ पर निश्चितता दिखाई गई है। क्वेश्चन में दिखा हुआ है पेट्रोलियम, मिनिस्टर और इंक्रीज, दो ही आपको जो नाउन है यहाँ पर नाउन के पास जाना है और इन नाउन को ही देखना है। इसके बाद आपको कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आपको आर्टिकल यूज़ करना है उसके बाद वाला शब्द जो है, उसके बाद जो भी लिखा हो उसे आपको पढ़ना। पेट्रोलियम को आप पी पढ़ते हैं, यहाँ पर व्यंजन आता है। क्या आता है, व्यंजन आता है। और सेकंड वाला है इंक्रीज पढ़ते हैं, इंक्रीज में ई आता है। ई क्या होता है, हमारा स्वर होता है। ई क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो सेकेंड वाले ऑप्शन में आप देखिए वोवेल का साउंड आ रहा है, मतलब आपका लास्ट यहाँ पर तो एन आएगा। क्या आएगा, एन का यूज़ होगा। यहाँ पे के का यूज़ होगा, एन का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए
सेकेंड ऑप्शन में तो हमने एन का यूज़ कर लिया, तो आप देख लीजिए लास्ट वाले जो भी एन वाले हैं वो रहने दिए, बाकी क्वेश्चन को आप गलत कर लीजिए। इसमें लास्ट में एन नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें लास्ट में एन नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें लिखा है पेट्रोलियम मिनिस्टर। पेट्रोलियम मिनिस्टर निश्चित है, निश्चित है। पेट्रोलियम मिनिस्टर अगर आपको हमने बोल दिया तो आप समझ जाओगे कि जो भी पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो उसका नाम ले रहे हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर मतलब निश्चित है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, द का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, द पेट्रोलियम मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड एन इंक्रीज ऑफ ₹1 पर लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम मिडनाइट नवंबर 1 नवंबर से पेट्रोल पर जो है ₹1 पर लीटर के हिसाब से रेट बढ़ने वाला है, ऐसा उन्होंने प्रपोजल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। थर्ड वाला है वी हैव लिव्ड ब्लैंक इंग्लैंड ब्लैंक 1918 वी हैव लिव्ड एट इंग्लैंड। एट इंग्लैंड, इंग्लैंड पर रह रहे हैं ऐसा नहीं होता, सभी का अर्थ आपको पता है। एट यानी पर, इन यानी में, फॉर यानी के लिए, ऑफ यानी काके की, सिंस यानी से या फॉर, सिंस यानी से होता है, फॉर यानी भी से होता है, बिटवीन के बीच में, इन यानी में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए अर्थ। ठीक है, वी हैव लिव्ड एट इंग्लैंड। एट इंग्लैंड तो नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड पर तो नहीं रह रहे आप, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला फॉर इंग्लैंड के लिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड वाला है कि वी लिव्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कहाँ पे, वी लिव्ड इन इंग्लैंड, इन आएगा ना यहाँ पे, इन वाला आ जाएगा सिंस 1918। कब से, 1918 से वो जो है इंग्लैंड में, हम लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं 1918 से। ठीक है, ये कहना है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट हो जाएगा। फोर्थ है, साइंस का क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कि द्रव के तल पर निलंबित अशुद्धियों के ठहराव को होने देकर उसके निपटान की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। निस्तारण, अपकेंद्रण, आश्वन या अवसादन। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं साइंस के जो आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे, तो आप उन्हें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो द्रव के तल पर निलंबित अशुद्धियों के ठहराव को आप क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन या सेडिमेंटेशन जो कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। देखिए सेडिमेंटेशन क्या होता है, आपने कभी अगर ये देखा होगा कि जब अगर आप अगर कहीं पानी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो अगर हमारी जो बकेट है, बाल्टी में अगर कुछ धूल के कण अगर आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस धूल के कण को थोड़े टाइम जमने देते हैं, नीचे तली में जमने देते हैं, तली में ठहरने देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसादन। उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। कुछ टाइम के बाद जो वो धूल के कण हैं वो बकेट की बाल्टी की तली में जम जाएंगे, और उसके बाद आप जो है उसमें से पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कौन सी होती है, अवसादन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को जल के तल में या द्रव के तल में बैठने देते हैं। ठीक है, समझ गए। पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए दुलारी कन्या योजना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है, इन्होंने उस टाइम पे दुलारी कन्या योजना शुरू की थी। कौन सी कन्या योजना, दुलारी कन्या योजना की। इसका उद्देश्य क्या था, शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखो क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि दुलारी कन्या योजना का उद्देश्य क्या था, शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। कब, वर्ष 2016 में। जुआन मैनुअल, वाइट हैमिल्टस, नादिया मुराद, डेनिस मुक्वे। तो देखो 2016 की अगर बात करें तो वो जीता था जुआन मैनुअल ने। किसने जीता था, जुआन मैनुअल। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन करंट का पूछेगा, ये एग्जाम 2017 का था इसलिए 16 का पूछ लिया, अब से करंट का पूछेगा। तो देखो 2019 की अगर बात करें तो 2019 में अबी अहमद को मिला था। किसे मिला था, अबी अहमद, अबी अहमद। ठीक है, ये कब का है, 2019 का।
2019 का। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आज ही के दिन, आज करंट में 2020 में आज जो है एक नया शांति पुरस्कार के लिए नाम घोषित किया गया। इसमें आज जो है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसको? एक संस्था है। 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2020, ये आपको याद रखना है, ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम की एक संस्था है जिसे 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जो संस्था है ये लोगों को भोजन प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। कौन सी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था। तो इसे दिया गया है 2020 का नोबेल पुरस्कार और ये आज ही मिला है, इसलिए ये करेंट का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए हिंदी में आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आने ही आने हैं। तो बादल का आपको पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है। जलद जो होता है बादल का पर्यायवाची होता है, वारिद भी होता है और जिमुद भी होता है। वारिज जो है ये जलद बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अधिकतर रसोई बर्तन के हत्थे खालिस्तान से बने होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इस्पात, लकड़ी, तांबा या एल्यूमिनियम रसोई में हम लोग देखते हैं कि तो जो बर्तन के जो हत्थे होते हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये जल्दी गर्म नहीं होती है, उसमें जल्दी नहीं पकड़ती है, हीट नहीं पकड़ती है, जल्दी गर्म नहीं होती, इसलिए अधिकतर जो बर्तन के हत्थे हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या है कि ब्लैंक खालिस्तान का 15% 60 के बराबर होता है। हम लोग इसे बोर्ड पर देखेंगे। ठीक है। मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर, मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर देखने वाले हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से, ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। 9th नंबर का क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लैंक खालिस्तान का 15% 60 होता है। 15% जो है कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 15% 60 के बराबर होता है, ये हमें बताना है। अब हमें संख्या तो नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको संख्या नहीं पता है तो उसे हम लोग x मान लेते हैं। ये ब्लैंक की जगह हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, x है। x वो संख्या है जिसका 15% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। पर पिछले वीडियो में भी मैं आपको परसेंट निकालना बता चुका हूँ। परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। समझ आ गया। अब देखिए x जो है हम लोग सिंपल सा समझते हैं। अगर आपने नहीं समझा होगा पहले तो यहाँ समझ लीजिए। x जो है, x है, x का कितना परसेंट बोला, 15% हमने बोल दिया कि x का 15% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। इस ब्लैंक का मतलब हमने x रखा है यहाँ पे, तो x का 15% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। और हमें ये x का मान यहाँ ज्ञात करना है। अब x इंटू 15 लिखा हुआ है, मैंने परसेंट का क्या लिखा है, 1/100। मतलब परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। 1/100 का मतलब 15/100। 1 का 15 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 15। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इक्वल कितना लिखा है, 16 के। x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान निकालना है। तो ये 100 जो है इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 100, 60 इंटू 100 अपॉन ये 50 जो है, ये 15 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 15। ठीक है। अब देखिए 15 से 60 कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100। तो यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, x इक्वल 400। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थर्ड जो है लिखा हुआ है x इक्वल नहीं मतलब 400। तो x का मान कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब ये है कि 400 का अगर आप 15% निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। 400 का अगर आप 15% निकालोगे तो
किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ब्लैंक वेरी फास्ट सिंस द लास्ट सेशन। देखो सबसे पहले तो कौन से टेंस का है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेंस आप देख लीजिए, टेंस वाला क्वेश्चन है तो टेंस आपको पहचानते आना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरी फास्ट सिंस द लास्ट सेंसस। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लास्ट जनगणना से अभी जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो हैज़ इंक्रीज्ड, थर्ड फॉर्म तो लगता ही नहीं है। हैज़ बीन इंक्रीज्ड सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड वेरी फास्ट सिंस द लास्ट सेंसस, ठीक है, लास्ट जनगणना से बढ़ रही है। 11वां क्वेश्चन है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 24, 33, 45 या 30। तो देखिए यहाँ पर 33 ऑप्शन दिया है, तो कभी कभी 33 भी आता है। वैसे तो व्यंजन वर्ण की संख्या 35 भी मानी जाती है। 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 13 जो हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 13 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और टोटल मिला के हमारे हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। टोटल 52 अक्षर होते हैं हिंदी के, जिसमें से 33 या 35 जो भी आपके अगर ऑप्शन में आता है तो वो आपके स्वर व्यंजन होते हैं, और 13 स्वर होते हैं। 13 स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर में भी 2 हैं, लिखने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो आप 13 स्वर तो याद रखिएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि एक आयताकार विवाह हॉल का परिमाप 200 मीटर है। एक आयताकार विवाह का जो हॉल है उसका परिमाप कितना है, 200 मीटर के बराबर है। इसके चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वो जो हॉल है उसकी दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि हॉल की ऊंचाई 12 मीटर है, हॉल की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर के बराबर है, तो आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। एल प्लस बी शॉर्ट में लिखा है, एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये किसका परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है। अब देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल कितना दिया हुआ है। आयत का परिमाप देखिए कितना दिया हुआ है, 200 मीटर के बराबर दिया है। ये यहाँ पे दिया हुआ है आयत का परिमाप 200 मीटर। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। अब हमें निकालना है क्या, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं और फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हाइट, हाइट h, ऊंचाई के लिए हाइट लगाएंगे हम लोग। क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये क्या होगा, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है 200 मीटर, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 200 मीटर, इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है ये देख लीजिए 12 मीटर की ऊंचाई, हाइट जो है कितनी दी है 12 मीटर की। ठीक है, तो दोनों का गुना कर दीजिए, 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, और जितने जीरो है डबल जीरो, 2400 आपका आंसर देख लीजिए। चौथा ऑप्शन, फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, 2400 मीटर। कितना हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे की दीवारों का, कमरे की दीवार। 13 क्वेश्चन है कि 2017 में किस आध्यात्मिक गुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बाबा रामदेव, मुरारी बापू, योगी आदित्यनाथ, सदगुरु जग्गी वासुदेव। तो ये 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आप याद रख सकते हैं। जग्गी वासुदेव जो ये हैं जिन्हें आध्यात्मिक गुरु ये आध्यात्मिक गुरु को पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, द बॉय थैंक द जेंटलमैन। अब द बॉय थैंक द जेंटलमैन हार्टफुली विथ अ हैवी हार्ट। देखो हार्टफुली तो नहीं होगा, विथ अ हैवी हार्ट नहीं, होल हार्टेडली, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, होल हार्टेडली। द बॉय थैंक द जेंटलमैन होल हार्टेडली। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या -3/5, क्या -3/5 और 5/7 के मध्य आती है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके अपॉन में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, लेकिन Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का कहना है। परिमेय संख्या की परिभाषा ही ये होती है कि जब हम किसी संख्या को P/Q लिखे हैं ना, ये संख्या देखो P/Q, ये ऊपर वाला अगर P माने तो नीचे वाला क्या होगा Q, ऊपर वाले को अगर P माने तो नीचे वाला क्या होगा Q। तो P/Q के रूप में जब भी ऐसी संख्याएं आपको लिखी मिले तो वो पूर्णांक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन Q नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे की संख्या 0 है मेरे दोस्त तो वो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब देख लीजिए ये हमें परिमेय संख्या लिख दी है। अब बोला -3/5 और 5/7 के मध्य की परिमेय संख्या आपको बतानी है। देखिए ये एक नंबर लाइन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी हम किसी संख्या को लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3 ये इधर इन्फिनिटी तक जाता है, इधर -1, -2, -3 ये इधर भी इन्फिनिटी तक आते रहता है। इधर माइनस होते रहती है, इधर संख्याएं बढ़ते रहती है। इस साइड बढ़ते रहेगी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में संख्या कैसी होती है? कम होते जाएगी। जितना माइनस होते जाएगा उतना क्या होता है? कम होते जाएगा। अब देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप यहाँ पर समझोगे। देखो -3/5 क्या लिखा हुआ है? -3/5। ठीक है, और ये लिख लिया मान लो -5/7 ये लिखा हुआ है। दो संख्याएं आपकी लिखी हुई है, इनके बीच में कौन सी संख्या होगी ये आपको बतानी है। एकदम सेंटर की नहीं पूछा गया है, बीच की संख्या पूछा है। अब देख लीजिए 6/7 लिखा है, 6/7 नीचे 7 है ये, लेकिन ये 6 है तो मतलब ये तो आप इससे ज्यादा होगी ना मेरे दोस्त। 5/7 से 6/7 तो ज्यादा होगी, मतलब ये इधर चलेगी। ठीक है, इसके बाद 2/35 लिखा है। क्या लिखा है? 2/35 तो ये भी इधर ही आएगी। ठीक है, 8/7 -3/5 आप बताइए ये क्या लिखा है? 5/6, 6/7 ये क्या लिखा है? 8/7। ये तो बढ़ रहा ना, 5, 6, 8 ऊपर वाली संख्या, नीचे तो सेम है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। नीचे जब सेम है तो हम लिख सकते हैं इसे 5, 6, 7, मतलब ये तो बाहर जाते जा रही है
माइनस के 3/5, तो ये तो यही संख्या लिखी है जो लिखी है माइनस के 3/5। ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है, ये इस क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनते हैं। अब देख लीजिए एक ही संख्या है जो लिखा है 2/35। देखिए आप इन्हें डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा, दशमलव में संख्याएं आएगी, फिर आप देखोगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी बीच में आएगी, तो आपको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, उसकी जरूरत ही नहीं। 2/35 अब देख लीजिए नीचे बहुत बड़ी संख्या है और ऊपर जो है 2 बहुत छोटी संख्या, आप इसे डिवाइड करोगे तो बहुत 0.00 में आपका आंसर आएगा। मतलब ये संख्या जो है इस माइनस से तो बड़ी है और इससे छोटी है, तो यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा 2/35 के। क्या होगा आंसर 2/35 के। ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि PRABA प्रवाह को 27595 से कोडित किया जाता है, क्या किया जाता है, इसे 27595 से कोडित किया जाता है। THILK को 368451 से कोडित किया जाता है, तो BHRATHI को हम कैसे कोडित करेंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। अब तो आप लोग इजीली बना सकते हैं अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे हैं। कुछ भी अंतर नहीं है, हर क्वेश्चन सेम आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर दिया है। इसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसमें अल्फ़ाबेट्स को गिनती के नंबर में दिया हुआ है, नंबर्स में इन लोगों अल्फ़ाबेट्स को दिया हुआ है, बस आपको वहीं से काउंट करके लिखना है। ठीक है। पिछली बार कुछ और था क्वेश्चन, तो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे पेपर की सीरीज यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन तो यहाँ पर मैक्सिमम बन ही जाने, लगभग 60-70% क्वेश्चन आपके यहीं पर सॉल्व हो जाने। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए हमें क्या लिखना है, BHRATHI, इसे हमें कोडित करना है। क्या करना है, BHRATHI, इसे ही हमें कोडित करना है। अब B के लिए क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए, कहाँ पे B, इसमें लिखा है B के लिए हमने ये देख लीजिए आप यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। B के लिए क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम B के लिए 9 लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद H लिखा हुआ है, H के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, H के लिए ये लिखा हुआ है 6, क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। R के लिए देख लीजिए, ये R है, R के लिए ये लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। A देख लीजिए, A के लिए क्या लिखा हुआ है, A के लिए ये लिखा हुआ है 5, A के लिए क्या लिखा हुआ है 5। बस आपको यहाँ से देखते जाना है। A के लिए 5, T के लिए क्या लिखा हुआ है, T के लिए ये 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3। उसके बाद H के लिए क्या दिया हुआ है, H के लिए हमने अभी लिखा 6, और I के लिए क्या दिया हुआ है, I ये I रहा, और ये तीसरे नंबर पे 8 लिखा। अब देख लीजिए 9675368, क्या हो जाएगा, 9675368 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम इसकी जगह इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 17 क्वेश्चन है, अब तुम मत खेलो, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। देखो मत खेलो मतलब रोक दिया, इसे मना कर रहे हैं कि अब तुम मत खेलो, तो इसमें क्या होगा, निषेधवाचक नहीं बोल रहे ना आप क्या बोल रहे, ना बोल रहे उसे कि अब तुम मत खेलो, तो ये कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका 18 नंबर का क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एक दुकानदार वॉशिंग मशीन को 17,500 रुपए में खरीदता है और उसे 21,700 रुपए में बेचता है। इससे उसे कितना लाभ होगा। लाभ हानि का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का आपका क्वेश्चन है। लाभ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जब भी हम किसी संख्या पर लाभ निकालते हैं तो लाभ का एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूले की जरूरत नहीं, बाकी समझ सको तो वैसे ही आपको समझ आना चाहिए। लाभ क्या होता है, जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कब होता है कि जब हमने किसी चीज को सस्ते में खरीदा है और महंगे में बेचा है, तो उस पर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। अब हम लाभ का फॉर्मूला, मान लो हमने इसने क्या बोला कि उसने एक वॉशिंग मशीन को 17,500 में खरीदा था। कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको 17,500 को हम कॉस्ट प्राइस या
क्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? क्रय मूल्य, जिस पर हमने किसी चीज को खरीदा है। ये जो 21,500 है इसे हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे। क्या मूल्य कहेंगे हम इसे? क्या कहेंगे हम? विक्रय मूल्य कहेंगे, जिस पर हमने जिस रेट पर हमने किसी चीज को बेचा है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, इसे 17,500 में खरीदी गई और 21,700 में बेची गई। मतलब उसने क्या किया? कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, तो उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, माइनस क्रय मूल्य। माइनस क्या होगा? क्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अब देख लीजिए विक्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है? 21700 माइनस क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है? 17500। आप इसे माइनस कर लीजिए। 21,700 में से 17,500 को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4200। कितना आ जाएगा? 4200, 4,200। मतलब आपको लाभ कितना हुआ? 4,200 रुपए का आपको लाभ हुआ। किस पर? वॉशिंग मशीन को 21,700 में बेचने पर 4,200 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। यही आपका प्रॉफिट, यही आपका आंसर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप बना सकते हैं, आपसे बनता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, आपको बस वहीं से ढूंढना है, कॉपी करना है। इसका मतलब है कि आपको नकल करने के लिए मौका दिया गया है कॉपी करने का, बस यहीं से आपको कॉपी करना है। क्या लिखा है? ब्रिंग मी वाटर को हम लोग KI पल से कोडित करते हैं। PULE अलग अलग है इसमें, ये PU है और ये LE है, अलग अलग इससे कोडित करते हैं। ठीक है। डोंट वेस्ट को हम लोग DO की ME से कोडित करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, यहाँ पर है डोंट वेस्ट वाटर। डोंट वेस्ट वाटर को हम लोग डू की MA, DO की और MA से कोडित करते हैं। किससे? MA से कोडित करते हैं। ब्रिंग दैट बोर्ड को हम लोग LETHA और SE, ये सब अलग अलग शब्द हैं, इनसे अगर हम कोडित कर रहे हैं तो आपको बताना है कि की को हम किससे कोडित करते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को आप आराम से समझिएगा। सबसे पहले इसमें देख लीजिए की कहाँ लिखा है, इसे निकालना है तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, इसमें की लिखा हुआ है। ठीक है। पहले वाले इसमें भी की लिखा है, दूसरे में भी की लिखा है, मतलब इन दोनों के जो वर्ड था उसे आपको देखना है। अब इसमें कॉमन, जब इसे इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिल गया? की मिल गया, KI मिल गया। इन दोनों में कॉमन देखिए, ब्रिंग मी वाटर, वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर, दोनों में कॉमन। जब यहाँ की कॉमन है, यहाँ फिर क्या है? वाटर कॉमन है, मतलब की जगह, वाटर की जगह हमने की लिखा है, की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वाटर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाटर। क्या हो जाएगा आंसर? वाटर। ठीक है, आया समझ में? आपको वाक्य को पहचानने आना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अब आते हैं मुहावरे की। बहुत ही इजी मुहावरा है और अधिकतर हम लोग यूज़ करते रहते हैं कि नाक में दम कर देना। बोलते हैं ना कि नाक में दम कर रखा है उसने। नाक में दम कर रखा है मतलब क्या है? कि उसने बहुत परेशान कर रखा है, किसी ने बहुत परेशान कर रखा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नाक में दम कर रखा है। ठीक है। तो नाक में दम कर देना का मतलब है बहुत परेशान कर देना। मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया कहलाती है कार्बनीकरण, संपीड़न, सम्मिश्रण या विघटनकारी आश्वन। तो जब मृत वनस्पति कोयला कैसे बनता है? मृत वनस्पति के धीरे धीरे अपघटन से जो है कोयला बनता है।
ठीक है। जो भी मृत वनस्पति है इसके धीरे धीरे अपघटन से कोयला बनता है और इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कार्बनीकरण के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल के 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, हर पेपर में आपके 2 क्वेश्चन आर्टिकल के बने, तो ये तो छूटना ही नहीं चाहिए आर्टिकल के। सी पेंटेड ब्लैंक वंडरफुल सैनरी इन वाटर कलर वाइल सिटिंग इन अ गार्डन। अब आपको ऑप्शन चूज करना है। देखिए पहले ऑप्शन तो पहले वाले में एन वाला, इसमें भी एन नहीं लगना है, इसमें भी एन नहीं लगना है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। फिर है वंडरफुल, तो सी पेंटेड अ वंडरफुल, यहाँ कोई निश्चितता तो बता ही नहीं गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी पेंटेड अ वंडरफुल सैंडरी एंड वाटर कलर वेल सिटिंग इन द गार्डन। गार्डन तो निश्चित है ना आपका, इन द गार्डन, ठीक है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका, ये राइट हो जाएगा। फिर है कि पदार्थ का गुण जिसके आधार पर उन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है कहलाता है प्रत्यास्थता, सुघट्यता, आघातवर्धनी या तन्यता। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मिलायबिलिटी, टैक्टिलिटी। क्या होती है जिसके कारण किसी पदार्थ को, कौन सा गुण है जिसके कारण किसी पदार्थ को अपनी इच्छा अनुसार आकार में ढाला जा सकता है? तो वो उसकी प्लास्टिसिटी का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? उसकी प्लास्टिसिटी का गुण होता है। तन्यता, डक्टिलिटी, जब आप किसी चीज़ को तार बना सकते हैं तो वो उसकी क्या होती है? तन्यता होती है, ठीक है। मेलेबिलिटी वो होती है जब आप किसी चीज़ पर हथौड़ा या पत्थर मारते हैं तो वो टूटता नहीं है, तो वो आपकी मेलेबिलिटी होती है, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन जो है आपका, ये है 3mn² इंटू 5mn² इंटू -4mn²। इनका गुना करना है, डिवाइड बाई 5mn² इंटू 2n²m, ठीक है। इससे हमें क्या करना है? भाग देना है, डिवाइड करना है। अब देखिए हम इसे लिख लीजिए 3mn² इंटू 5mn² इंटू mn² इंटू -4mn² डिवाइड करना है किससे? 5mn² इंटू 2n²m। इससे क्या करना है? हमें डिवाइड करना है। देखिए जब भी कोई संख्या, अगर कोई भी संख्याओं की घात अगर इनकी समान है तो ये संख्याएं गुना होती हैं, तो इनकी घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती है। जब इनका आधार समान हो तो घातें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये इनका हम गुना करते हैं। 3 का 5 से करेंगे, 5 का -4 से करेंगे, तो 3 का 5 से करेंगे, 5 दिया 15, और 15 का 4 से करेंगे। कैसा? अलग अलग गुना हम करके आपको बता देते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 4, पहले संख्याओं का गुना करते हैं। 3, 5 और 4, माइनस का 4 है, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 15, 5 दिया 15, और 15 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 60, तो 15 जो 60, तो 60 जो हो जाएगा। 60 जो है माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या लिखा हुआ है? माइनस का साइन लगा हुआ है। इसके बाद mn² की बात करते हैं, तो m का m से गुना होगा, m का स्क्वायर होगा, m से फिर गुना होगा तो m का 3। जब भी जैसे m इंटू m इंटू m, 3m लिखे हैं, जब भी इनका गुना होगा तो इनकी घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो एक घात इसकी है, एक इसकी है, एक इसकी है, तो तीनों मिला के m की घात कितनी हो गई? 3 के बराबर होगी। उसके बाद n की बात करते हैं, तो n² तीनों मिला के 2, 2, 4 और 2, 6, n की घात कितनी हो गई? यहाँ पे 6 के बराबर हो गई। डिवाइड बाय 5 का करेंगे, 5 का 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। इस 5 के 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। m का फिर m से करेंगे तो m की पावर कितनी हो गई? 2, और n का n से करेंगे तो n की पावर कितनी हो गई? यहाँ पे 4 के बराबर हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए 10 से 0 से 0, यहाँ क्या बचा? माइनस के 6m³। अभी और डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? जब भी घाते, अब क्या हुआ? ये फॉर्मूला है m की पावर 3 अपॉन m की पावर 2, ये लिखा हुआ है। m देख लीजिए, अभी n को छोड़ दीजिए, m की पावर 2, 3 अपॉन m की पावर 2। इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होगा? m की पावर 3 - 2। जब भी घाते आधार समान हो और ये कहाँ हो? डिवाइड में हो, तो घाते कैसी होती है? माइनस हो जाएगी। तो m की पावर यहाँ पर कितनी बच जाएगी? 1। 3 में से 2 गया 1, तो अब क्या बचा? -6। m की पावर कितनी बच गई? 1।
कितनी बची 1। अब बचा है n, तो n की पावर 6 अपॉन n की पावर 4, ये वाला पार्ट देखिए आप, n की पावर 6 अपॉन n की पावर 4 क्या हो जाएगा, n की पावर 6 माइनस 4, तो n का क्या बचा यहाँ पे स्क्वायर, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, तो n की पावर 2, n की पावर 2, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 माइनस 6 m एन स्क्वायर माइनस 6 m एन स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 25वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको गुना भाग करना था और आपका आंसर यहाँ पर आ जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 25 क्वेश्चन, हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यहीं पर समझेंगे। क्या लिखा है कि कक्षा 10 के 180 छात्रों को पीसीएम बीजेडी एवं वाणिज्य के क्षेत्र में उनका विकल्प देने को कहा गया। उपरोक्त वृत्ताखंड चार्ट में विकल्प प्रदर्शित है किए गए हैं। यदि 30% छात्रों ने बीजेड के विकल्प को चुना है तो केंद्र पर उसके कोण की माप आपको बतानी है। ठीक है, कोण की माप आपको बतानी है। देखिए, सबसे पहले आपको इस डायग्राम को समझना होगा। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसे समझना होगा। कभी भी ये वृत्त बना हुआ दिख रहा है, इस वृत्त को 3 भागों में तोड़ा गया है। एक पीसीएम है, बीसीजेड है और कॉमर्स है। तो 3 पार्ट अलग अलग है, इसका एंगल आपको बताना है। तो जब भी कोई वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है वृत्त, कभी भी कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब इन्हीं 360 डिग्री को 3 भागों में डिवाइड करना है। 3 भाग आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो 20CZ है ये 30% है। कितना परसेंट है, 30% छात्र है। यही बता रहा ना कि यदि 30% छात्रों ने BCZ को विकल्प में चुना है तो केंद्र में इसका कोण आपको बताना है। अब हमें उस डायग्राम से कोई मतलब नहीं, 30% छात्र ने चुना है। कितने परसेंट, 30% छात्र ने। तो 360 जो है, 360 जो है टोटल, उसमें से 30% आपको क्या करना है, निकाल देना है। 30% क्या निकालना है, आपको निकालना है। तो 0 से ये 0 1 कैंसिल, ये 0 से ये 0 1 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे, यहाँ बचा हुआ है 36 इंटू 3 के। कितना बचा है, 36 इंटू 3 के। आप इनका गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 108 के। कितना आ जाएगा 108 के। देखो 360 जो है उसका 30% कितना होता है, 108। 360 डिग्री का कोण है, टोटल वृत्त का कोण है, उसका 30% जो भाग 20CZ वाला जो 30% भाग है वो कितने डिग्री का होगा, फिर 108 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ये जो पेपर है रेडियोग्राफर का पेपर था। किसका था, रेडियोग्राफर का। तो इस तरह हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लाइक करने के साथ साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिनिमम 10 लोगों को आप शेयर जरूर कीजिए जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी फायदा हो सके। लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।